अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस बात का इल्म ही नहीं रखते कि आप एक आम लेटर जिसमें आप अपनी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को हाईलाइट करके उसको आला अदालतों में पेश करके उसको एक पिटीशन में कन्वर्ट करा के जो है जस्टिस ले सकते हैं, जिसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि आपको ऑर्डिनरी लिटिगेशन जो है उसको रिजोर्ट नहीं करना होगा, विच इफेक्टिवली मीन्स कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ज्यादा डेवलप किया है। किस तरह से डेवलप किया है, किस तरह से इसने एक आम लिटिगेंट को, एक आम इंसान को फायदा पहुंचाया है, और इसके साथ साथ हम मजीद क्या कर सकते हैं इसको फर्दर करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसके जरिए जो है रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करने के लिए, इन सब इशूज अपने आज के शो में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में अपने शो में, और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम व्यूअर्स के मुख्तलिफ सवाल जो हमें आए हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी वो लोग जो हमारे शो में अभी ट्यून इन किए हैं उनको मैं एक दफा याद दिलाती चलूं, अगर आपका किसी किस्म का कोई भी कानूनी सवाल है तो फील फ्री टू राइट इन। लेकिन फॉर स्टार्टर्स अपने आज के प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। अपने आज के शो के जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे आज के शो के गेस्ट जो हैं वो नफीर ए मलिक साहब, जो क्या है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ मेंबर भी हैं इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूंगी हम पहले तो एड्रेस करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, उसके बाद हम जाएंगे व्यूअर्स के सवाल की तरफ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जब हम बुनियादी तौर पे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या जो है वो इंक्लूड हो जाता है? जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है जी, लिटिगेशन को मैं अगर चाहूँ बहुत आसान और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो हम दो हिस्सों या दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक तो लिटिगेशन वो है कि किसी का कोई हक मजरू हुआ है, वो कोर्ट में चला गया, बिल्कुल जी, अपने हक के लिए कि मेरे साथ ये ज्यादती हो जी, वो क्रिमिनल है, फौजदारी है या दीवानी है, सिविल, जिसका मैंने हवाला इंट्रोडक्शन में भी दिया, ऑर्डिनरी लिटिगेशन। ऑर्डिनरी लिटिगेशन, बिल्कुल जी। एक अब जो मॉडर्न ट्रेंड आ गया है वो है जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल, जिसको हम अपनी जुबान में प्रोबोनो वर्क भी कहते हैं। सब पाकिस्तान में मॉडर्न है, लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक में तो अच्छे से चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है। कुछ लिटिगेशन ऐसी होती है फातिमा, जो कोई शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करता, बल्कि पब्लिक एट लार्ज या अवाम के लिए करता है। वो अपना इंडिविजुअली फेल नहीं कर रहा, उसको हम प्रोबोनो या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स उठता है, अब कई साल पहले पीटीवी में सिगरेट के इश्तिहार चला करते थे, उसके बाद एक सिटीजन उठा, उसने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एक पिटीशन फाइल की और कहा कि मेरा एक राइट ऑफ लाइफ है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, और अगर स्मोकिंग के आप इश्तिहार चलाएंगे, स्मोकिंग में इजाफा होगा, पैसिव स्मोकिंग में इजाफा होगा, तो राइट ऑफ लाइफ जो है, तो वो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी की एक मिसाल है। लेकिन सर उसमें वो भी तो इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इफेक्ट हो रहा होगा ना, मतलब उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट तो हो रहा होगा ना कि वो अदालत के पास जा रहा होगा, या ये जरूरी है कि सिर्फ पब्लिक जो है वो उससे बेनिफिट कर रही हो, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कोई उसका भी तो बीच में स्टेक इन्वॉल्व हो सकता है। जब वो सिर्फ वो अपने स्टेक के लिए नहीं जा रहा, उसका भी है, उसका भी है, प्लस वो पब्लिक एट लार्ज या ऑल द सिटीजन के लिए वो भी जा रहा है। बिल्कुल, मतलब पिछले दिनों में एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई, मैंने खुद वो फाइल की, एंड आई एम द पिटीशनर बिफोर द हाई कोर्ट, वो फुल चीफ साहब ने मेरे हक में डिसाइड की हुई है। वो ये थी कि सड़कों के किनारे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भीख मांग रहे हैं, या ईद वाले दिन आपने देखा होगा बकारी जो हैं वो सड़कों के किनारे पे बैठे हुए हैं। तो मैंने एक पिटीशन फाइल की जिसमें जस्टिस सैयद अफजल हैदर साहब, उस वक्त वो जज नहीं थे, ही वॉज माई एडवोकेट, और उसमें हमने ये वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल, कि जनाब ये देखा जाए ये कौन सा माफिया है, और ज़कात के और जो करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स हैं वो कहाँ जाते हैं, और इनके पीछे वो कौन सा माफिया है, और इसको एक क्राइम डिक्लेयर किया जाए, और ये डिग्निटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बड़ा मच नीडेड आई थिंक पिटिशन ऑफ द आवर। लेकिन सर कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, पीआईएल का आपने एक्सप्लेन किया, टू माय अंडरस्टैंडिंग आपने बताया बेसिकली कि पीआईएल इंटरेस्ट लिटिगेशन वो लिटिगेशन होती है जिसमें एक बंदा तब इंडल्ज करता है जहां पे उसका अपना बेनिफिट हो प्लस द पब्लिक, फॉर दैट पब्लिक का एलिमेंट होगा नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी नहीं। लेकिन किस किस्म के राइट्स वायलेट होते हैं तो आप इसको इन्वोक कर सकते हैं? जितने भी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, अच्छा, उनमें से किसी एक राइट की वायलेशन भी हो रहा हो तो एनी पर्सन, अगर वो हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के तहत जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट में जाएगा तो वो सिर्फ उस प्रोविंस तक रहेगा,
بالکل. یعنی لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ لاہور کی حد تک، اسلام آباد ہے یا ریسپیکٹیولی کے پی کے ہے تو کے پی کے. بالکل جی. لیکن اگر ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے اور پورے پاکستان میں آپ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ چاہتے ہیں، دین یو ہیو ٹو انووک. آپ کو پھر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت. بالکل، جو سپریم کورٹ سے آپ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جو ریسٹرکشن ہے. بالکل. سپریم کورٹ کے پاس طرح طرح کی جو ریسٹرکشن ہے. ایک تو ایپیلیٹ ہے. ایپیلیٹ تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ آپ کے خلاف کیا، آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں. ایک اوریجنل جو ریسٹرکشن وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے. تو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو سپریم کورٹ وہاں پہ بھی لے لیتی ہے. بالکل. اچھا، اور اس کے لیے ایک چیز میں یہاں بہت ریلیونٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ضروری نہیں ہے قطعی طور پر کہ کوئی اپلیکیشن جائے. اب ایک جوڈیشل ایکٹیویزم جو آیا ہے، یہی میں کہنا سو موٹو پاور. ہائی کورٹ کے جج صاحب ایک اخبار پڑھتے ہیں یا کسی اور طریقے سے ان کے نالج میں ایک بات آتی ہے، اور یا جیل کا ایک قیدی ان کو ایک خط لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آئی ہیئر بائی کنورٹ دس لیٹر انٹو اے پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت میں اس کو ریٹ پٹیشن کنسیڈر کرتا ہوں، اور وہ ریلیونٹ ایگزیکٹو اتھارٹیز کو اٹھا لیتے ہیں. تو سو موٹو پاور کے ذریعے سے بھی یہ ہو رہا ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، اور آن دی اپلیکیشن آف اینی پرسن وہ بھی ہو رہا ہے. سر لیکن اب وہی والی بات جس طرح کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی ایک دفعہ پھر ریپیٹ اس کو بات کو کرنا چاہوں گی، ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہ کوئی سو ٹو اسپیک ایک پٹیشن دائر کریں. اگر آپ لیٹر بھی بھیج دیں، نو فارمیلٹی از ریکوائرڈ. وہ کنورٹ کر دیتے ہیں لائر کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبے چوڑے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ڈومین میں وہ بیسک ہے جی کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے اگر وائلیشن ہو رہی ہے، پروونس کی حد تک ہے، میں پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، صوبے کی حد تک ہے ہائی کورٹ، پبلک امپورٹنس اور سارے ملک کی حد تک ہے تو 184(3) کے تحت. لیکن سر ایک پوائنٹ آپ کلیریفائی کریں، آپ نے ذکر کیا کہ ہائی کورٹ کی الگ ہے، سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن الگ ہے، تو اس میں ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے؟ ہائی کورٹ کے پاس جانے کے لیے آپ کو کیا آپ کرائٹیریا سیٹسفائی کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا مطلب ان کی پاورز کس طرح ڈفرنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وہ جو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی اور آلٹرنیٹو ریمیڈی نہ متبادل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. نمبر 2، آپ کو ایک پرومپٹ اور سپیڈی ایکشن چاہیے کہ اگر صوبے کی حد تک ہے تو پھر تو 199 کے تحت وہ جائیں گے، اور پورے ملک کی حد تک ہے اور میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے، انڈیویجول نہیں، تو پھر وہ جائیں گے 184(3) کے تحت. بالکل. اور 199 کے حوالے سے بھی آپ تھوڑے سے ایگزامپل دے دیں. اب سپریم کورٹ کا تو ہم کر ہی رہے ہیں ڈسکس، لیکن ہائی کورٹ نے بھی کس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا لوگوں کو ان کے رائٹس دینے میں اس حوالے سے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ہیبیس کارپس پٹیشن جو اس کا بڑا عام استعمال کیا جاتا ہے. ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ ہیبیس کارپس پٹیشن ہوتی کیا ہے؟ ہیبیس کارپس کو جی اردو میں ہم حبس بھیجا کہتے ہیں. ایکچولی آرٹیکل 199 کے تحت 5 طرح کی ریٹس ہوتی ہیں جی، جس میں ایک سب سے زیادہ جو اس وقت ریلیونٹ ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، وہ ہیبیس کارپس یا اردو میں حبس بھیجا ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کیا کسی کے بھائی کو کوئی ایس ایچ او اٹھا کے لے گیا، پولیس آفیسر اٹھا کے لے گیا، اور وہ ان لیگل کسٹڈی میں ہے یا غیر قانونی حراست میں ہے، تو آن دی اپلیکیشن آف اینی پرسن ناٹ اگریڈ پرسن، ضروری نہیں اس کا بھائی یا باپ یا بیٹا جائے گا، کوئی اس کا پڑوسی، اس کا دوست، کوئی اسٹرینجر وہ جائے گا، وہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرے گا آرٹیکل 199 کے تحت، اسے ہم حبس بھیجا کی درخواست کہتے ہیں. اسی دن ہائی کورٹ کے جج صاحب بیلف مقرر کر دیں گے. بیلف آپ یوں سمجھیے کہ میں آڈینس کے لیے کہہ رہا ہوں، بیلف آپ سمجھیے کہ ہائی کورٹ کا ایک نمائندہ ہے. بالکل. اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جی پولیس نے ان لیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہے، وہ بیلف جاتا ہے، وہ وہاں ریڈ کرتا ہے. سب سے پہلے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلف جا کے تھانے میں ایک روزنامچہ یا ڈیلی رجسٹر ہوتا ہے، اس کے قبضہ میں کر لیتا ہے. وائی کہ جس دوران وہ ریڈ کر رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے اس شخص کو جس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے، اس دوران کوئی اس کی وہاں اریسٹ نہ ڈال دے، پھر وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے. پھر ہم نے ساتھ بھجوایا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھی ساتھ ہمارے جونیئر لائرز وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں سم ٹائم. وہ جا کے پھر تھانے میں مختلف کمروں میں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص پایا گیا ہے اور روزنامچے میں اس کا اندراج نہیں ہے گرفتاری کا، تو وہ بیلف اس شخص کو اپنے پاس گھر لے جاتا ہے. اور اگلے دن صبح جو ہے وہ صبح 8 بجے. سو اتنی اسپیڈی ریمیڈی. اب یہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، رائٹ آف لبرٹی، یا کسی شخص کو آپ
इलीगल हिरासत में नहीं रख सकते, ये वायलेशन है। मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम की दूसरे हिस्से की तरफ हम चलें, हमें व्यूअर्स के मुख्तलिफ बेसिकली सवाल आए, उनको एड्रेस करते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो है अली साहब का है और इन्होंने बताया नहीं इनका ताल्लुक कहाँ से, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक थोड़ा बड़ा रेलेवेंट सवाल है, एक जनरल क्वेरी हमसे ये इनकी है। इस हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि बताएं फेक न्यूज का जो आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो टीवी चैनल्स पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, खास तौर पे इसको जो है हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? आपका मैं जवाब इस पे जरूर लूंगी, लेकिन हमने एक जर्नलिस्ट का भी इस हवाले से कमेंट लिया था, तो आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। इसमें देखिए जी, सबसे पहले तो इस बात की जरूरत है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपने देखा कि अभी रिसेंटली सिर्फ एक केस हुआ है जब एक जर्नलिस्ट ने एक फेक न्यूज चलाई, तो एक और चैनल के जर्नलिस्ट ने उनको इस बात पे क्वेश्चन किया, लेकिन वो चीज़ भी इसलिए उछाली गई क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था उससे रिलेटेड। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये देखना चाहिए कि ये होता क्यों है। ये होता है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में रेटिंग्स की एक दौड़ है और हमारी रेटिंग्स चेक करने का तरीका ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए जो रेटिंग बॉडी हो, जिसकी वजह से सारे मीडिया हाउसेस को ये पता हो कि अगर हम फेक न्यूज चलाएंगे तो हमारी रेटिंग नीचे भी जा सकती है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऊपर। तो इसमें से सब एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि आप देखें कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये इसी सोसाइटी से आते हैं, तो ये देखने वाली बात है कि इन जर्नलिस्ट ने क्या सीखा है जर्नलिस्ट बनने से पहले। एक ये एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो देखने वाले हैं क्या उनमें ये सख्त है कि वो ये चेक करें कि जो न्यूज वो देख रहे हैं वो ठीक है या गलत है। अब इसमें आप देखें ताइवान का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने स्कूल चिल्ड्रन को एक कोर्स पढ़ाना शुरू किया है मीडिया के ऊपर, जिसपे वो उनको ये सिखाते हैं कि आपने सही न्यूज और गलत न्यूज के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करना है। इसी तरह आप देखें एक इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरीज एंड एसोसिएशन है, वो डिफरेंट मुल्कों के अखबारों को और चैनल्स को एक क्रेडिट करती है और ये देखती है कि वो किस हद तक उनकी न्यूज ठीक होती है। इसी तरह वही ऑर्गेनाइजेशन ये सिखाती भी है खास तौर पर सोशल मीडिया के लिए लोगों यूजर्स को कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एक न्यूज जो है वो फेक है या ठीक है। उसमें बहुत सारे चीजें जो एक बेसिक बात जो सिखानी चाहिए वो ये है कि आप ये देखें कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसकी सोर्स क्या है। अगर आपके एक फेसबुक फ्रेंड ने एक बात कह दी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बंदे ने ये बात कह दी है तो वो जरूरी नहीं है कि वो बात सच हो। आप उसकी सोर्स तक जाएं, आप ये देखें कि उसने वो बात की, उसने कहीं से वो सुनी है। और नॉर्मली यही होता है कि ये एक चाइनीज विस्पर की तरह की चेन डेवलप हो जाती है। जी, बेसिकली सर आपने सुना, इन्होंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि उनके जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है जर्नलिस्ट पे, लेकिन लीगली आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पे हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को कर्टेल कर सकते हैं? इसको फिर ना अब नॉन बेलेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी रिकमेंडेशन है। नॉन बेलेबल बनाने की जरूरत है और इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने की जरूरत है ताकि वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर सके। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कैमरा है जी, कैमरा कब तलक दिया आप जानते हैं। ठीक है जी। TV channels to be given license with strict rules in violation of which such to be cancelled। यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत अब जो टीवी चैनल मशरूम ग्रोथ जो होगी टीवी चैनल्स की, उसको उन रूल रेगुलेशन के तहत उनको लाइसेंस दिए जाए। फिर एक जीरो टॉलरेंस और आयरन हैंड के साथ जो अच्छे चैनल्स हैं लाइक PTV है और अच्छे चैनल्स भी हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो उस तरह के चैनल्स हैं जिन्होंने ये जब्त सहाफत फैलाई हुई है इनके फिर लाइसेंसेस कैंसिल करें। सर, ये दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आलिया नाम की खातून है, इनकी तरफ से ये पूछना चाह रही हैं कि इन्होंने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक पब्लिसिस्ट कंपनी के साथ एंड कॉन्ट्री टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फिल नहीं की। जो कंपनी थी उनको वो लोग नहीं दिए जो वो चाहती थी आए उनके इवेंट पे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। इसी तरह से उनकी वो मीडिया कवरेज नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका बेसिक सवाल ये है कि ऐसे केस में इनके क्या राइट्स हैं और क्या पाकिस्तान की पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड है तो किस तरह से। अच्छा, इन्हीं सब पॉइंट्स में हमने एक पब्लिसिस्ट का भी एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, ये सुनते हैं कि वो क्या कहती है, फिर वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान में जबकि PR जो है काफी उसका स्ट्रांग होल्ड हो चुका है, काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है PR को एज अ प्रॉपर प्रोफेशन जो है उससे डील करती हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज PR के मुतालिक कोई भी नहीं है। आपके प्रिंट जर्नलिज्म के लिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म को रेगुलेट करने के लिए देयर आर अथॉरिटीज बट PR के लिए नहीं है। स्पेशली जो आपका सोशल मीडिया आ जाता है उसके लिए तो इट्स लाइक आप आज सुबह उठें तो आपके 10
इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स बने हुए होते हैं एंड सैडली ज्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ब्लॉगर बनना या इन्फ्लुएंसर बनना कि उसके हकाइक क्या हैं या उसकी मोडालिटीज क्या है। ज्यादातर जो लोग हमारे यहाँ PR में आते हैं उनको फ्री गिव अवेज और इवेंट्स में जाने का शौक होता है, लेकिन उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपको सीखनी है तो हम इंटरनेशनली देख सकते हैं कि जब काइली जेनर ने जब स्नैपचैट का चेंज हुआ था लेआउट, तो काइली जेनर ने सिर्फ एक ट्वीट की थी जिसके बाद उसकी 1 बिलियन जो है वो स्टॉक वैल्यू गिर गई थी। तो दैट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मकसद ये होता है कि जब आप कुछ बोलें तो आप मैसेज सुने, और डिजिटल मीडिया इस टाइम पे इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि वो बात मैसेज तक जा रही है। एक छोटे से छोटे गांव में एक बंदा अगर वो इंस्टाग्राम यूज करता है या वो लोग फेसबुक पे हैं तो आपकी बात सुन सकते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दे आर एवरीडे नॉर्मल पीपल, तो उनकी बात ज्यादा वैल्यू रखती है। सो आई थिंक रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, बेसिकली आपने सुना इन्होंने क्या कहा। आई थिंक उनका एक पब्लिसिस्ट इस पे व्यू पॉइंट है एंड राइटली सो। जब मैं भी रिसर्च कर रही थी इस क्वेश्चन के लिए तो रेगुलेशन पाकिस्तान में सच नहीं है PR इंडस्ट्री की, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो जाए तो उन खातून आलिया साहबा शायद इनका नाम है, उनके पास 2 रेमेडीज है। हम बार बार मुझे अभी मैं सोच रहा था कि रेमेडी का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो मैं और आप तो समझते हैं, आम लोगों को भी बता दें। रेमेडी का मतलब ये है, उर्दू में तो दादरसी कहेंगे, वो रेमेडी से ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अदालत से आपको मदद क्या मिल सकती है, रिलीफ क्या मिल सकती है। अगर एक प्राइवेट बॉडी है, आप उसे मोबाइल फोन ले लेते हैं, सर्विसेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी एक पार्टी वायलेशन कर गई, बिल्कुल, फिर 2 रेमेडी। पहले तो एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल था, दकियानूसी स्टाइल था, जिसमें 25-25 साल लग जाते थे, दादा केस करता था, पोता जाके फैसला सुनता था। अब एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया हुआ है, बिल्कुल, और सेशन जज लेवल के बंदे के उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट बना दिए। लाहौर में भी एक कंज्यूमर कोर्ट है। तो वो कंज्यूमर कोर्ट, अगर आप एक मोबाइल खरीदती हैं, किसी भी कंपनी का है, वो प्रॉपरली नहीं काम कर रहा, उनको एक लीगल नोटिस देना है, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। और कंज्यूमर कोर्ट आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट जो है वो इतना रैपिड एक्शन लेती है कि उसमें वो कंपनसेशन भी दिलवाती है, डैमेजेस भी दिलवाती है। और इस तरह के केस में आप सजेस्ट करेंगे दैट शी शुड गो टू कंज्यूमर कोर्ट इज द अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट के पास ना जाए। सिविल कोर्ट में लंबा हो जाएगा जब, लेकिन वो रेमेडी राय करती है। रेमेडी दोनों जगह है, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव स्पीडी रेमेडी जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, माई प्रोफेशनल एडवाइस इज शी शुड अप्रोच टू द कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है सर, प्रोग्राम का आखिरी सवाल बेसिकली, अच्छा ये भी अगेन एक खातून है जो सवाल पूछे, नाम इन्होंने नहीं बताया इसलिए अनोनिमस ही रखती हूँ। वो कहती है कि मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ कि ऑफ लेट देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं अपनी पढ़ाई का कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं, विच इज राइट। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा बड़े गलत तरीके से जो है वो फ्लॉड है, टीचर्स की सही कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, शायद पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते। आप ये बताएं कि कानूनी तौर पे जो है एजुकेशन को, सिस्टम को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? क्या इस हवाले से कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जो है मैंडेट है या नहीं है? सो अगेन ये एक बड़ा जनरल सा सवाल है, आप पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमने एक एजुकेशनिस्ट से ही इस पे एक व्यू पॉइंट लिया। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। हम एक साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है कि पेरेंट्स की तरफ से सैडली काफी स्ट्रिक्ट सेट स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस, उसके अलावा कुछ करियर्स हैं जो यही देखे जाते हैं कि बच्चे ने इसी में ही जाना है और इसके अलावा बच्चा कुछ भी करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। तो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ट्रिगर डाउन करता है इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स में, जहाँ पर दे हैव टू मेक श्योर कि उनके रिजल्ट्स पे बहुत अच्छे आए। उसके अलावा वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे ग्रेड्स लेके फिर स्कूल के स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं और उसके बाद वही करियर परस्यू करें जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। और जहाँ तक सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात है, तो उसमें तो जो सबसे पहले 3 चीजें मेरे जहन में आती हैं, उसमें सबसे जरूरी एक चीज है कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो करियर काउंसलर्स हैं वो उनको मुतारिफ करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू है